हेलो गाइज, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। अभी हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिस्ट्री चला रहे हैं। कल चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, हेलो यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसकी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जो भी दोस्त इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाइए और इसको क्या कर सकते देखिए, ताकि समझ में आ जाएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य। सबसे पहले हम जानते हैं समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है और वह सरकार इसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करती है। और यही समाजवाद आगे किस तरह से साम्यवाद में परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लिखा है इन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, समानता स्थापित करना। समाजवाद और साम्यवाद क्या करता है? समाज में लोगों के बीच समानता स्थापित करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। एक के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या आर्थिक आधार पर गरीबी अमीरी किसी पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले। ये क्या है? समाजवाद का और साम्यवाद का उद्देश्य रहता है। फिर लिखा है समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो लिखा है सामाजिक भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। 18वीं शताब्दी 1701 से 1799 तक माना जाता है और इसी के बीच में औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपतियों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिक जीवन नरकीय बन गया था। जैसी औद्योगिक क्रांति हुआ था, मिल मालिकों ने गरीब मजदूरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उनको मजदूरी नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, इसलिए उनकी जीवन बहुत ही ख़राब हो गया था। लेकिन श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। उस समय दो वर्ग बन गया था, एक पूंजीपति वर्ग और एक वर्ग था श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह था जो क्या करता था, कंपनी का मिल मालिक होते थे और उसमें कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर होते थे उन्हें श्रमिक वर्ग कहते थे। इसमें एक लिखा है एक तरफा अनुबंध होता है जिसमें मिल मालिकों को असीमित अधिकार था जबकि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। इन्हीं दोनों के बीच में से एक और वर्ग आया जिससे हम लोग तीसरा जो वर्ग बनता है उसे हम बोलते हैं लोग बुद्धिजीवी वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग। जो पढ़ा लिखा श्रमिक वर्ग होता था जो पूंजीपतियों की कंपनियों में नौकरी के काम करता था, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर इत्यादि आते हैं। लेकिन जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजरा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा था। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे हम समाजवाद कहते हैं। और इस यानी कि समाजवाद के नाम से जानते हैं। पूछे समाजवाद का जनक कौन होता है, तो उस समय जो हालात ख़राब थे उसमें जो कुछ विचारक और लेखक थे जो समाज में बदलाव की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसमें दो तरह के समाजवादी थे, एक थे यूटोपियन समाजवादी और एक थे कार्ल मार्क्स के बाद से ना आधुनिक समाजवाद यानी वैज्ञानिक समाजवादी। सेंट साइमन लुई वाला, चार्ल्स फैरियर, रॉबर्ट ओवन, ये सब के सब यूटोपियन समाजवादी थे, जबकि कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवाद का जनक है। फिर लिखा है कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद तथा कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। यानी समाजवादी भी कितने तरह के थे? दो तरह के थे, यूटोपियन समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद के जनक थे सेंट साइमन तथा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। समाजवाद का पहला अंतर है कि समाज को महत्व दिया जाता है, जबकि साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि राज्य द्वारा शोषण करने वाले को बल मिलता था। यानी कि पूरी तरह से उस राजतंत्र को ही खत्म करना चाहते थे। फिर इसी तरह से हम आगे देखते हैं। समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात कौन करता है? समाजवाद करता है। जबकि साम्यवादी कहते हैं कि इन दोनों वर्गों में संघर्ष जरूर होगा और जिस दिन संघर्ष क्रांति करा जाएगा तब ये शोषण वर्ग जीत सकेगा, शोषित वर्ग जीत सकेगा। शोषित वर्ग इसलिए जीतेगा क्योंकि शोषित वर्ग बहुत अधिक संख्या में होते हैं, यानी कि बहुसंख्यक होते हैं। शोषण करने वाले लोग संख्या कम होती है, यानी अल्पसंख्यक होते हैं। जब शोषित जीत जाएंगे तब समानता आ जाएगी, यानी कि ये क्रांति लाने की बात करते हैं। इसी तरह से हम अंतर में तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं। लोग लिखा है कि असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है, यानी समाजवाद में राज्य होनी चाहिए। इसमें आर्थिक स्थिति में समानता की बात की जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि समाज में समानता लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें कहा जाता है कि आवश्यकता के अनुसार वेतन पर या बदलाव पर या सैलरी पर जोर दिया जाए। लेकिन समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए तथा कार्य के अनुसार वेतन की बात किया जाता है। ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा वेतन और कम कार्य करने पर कम वेतन पर जोर दिया जाता है, जबकि इसमें सबको इक्वली एक समान अधिकार देने की बात की जाती है। चलिए अब आगे हम देखते हैं।
लिखा है यूटोपियन समाजवादी कौन है? तो लिखा है प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन, जो फ्रांसीसी विचारक था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मिलाना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, यानी साथ मिलकर के उपयोग करें। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। ये किसका वाक्य है? ये सेंट साइमन का वाक्य है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। अब हम रॉबर्ट ओवन जो कि लोगों को अच्छा सैलरी देता था और अपनी कंपनियों में काम करवाता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स, जो 1818 ईस्वी में पैदा हुआ थे और 1883 ईस्वी में निधन हुआ था। हम कार्ल मार्क्स की जीवनी को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन राज्य में ट्रियर नगर गांव में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वही राइन राज्य जिसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, फिर से समझिए। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन राज्य यानी राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यानी यहूदी थे लेकिन बाद में क्या बन गए? ईसाई बन गया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन चले गए। कहाँ? बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स का विवाह कब होता? 1843 में, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? जेनी। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहते हैं। ये बहुत ही विवेक ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का। क्या कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। कब किया था? 1867 ईस्वी में। और इसे क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं? दास कैपिटल को। हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत। पहला लिखा है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वह संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, यानी वर्गहीन यानी जिसमें कोई भी वर्ग नहीं हो, सभी समान हो। इस तरह से आगे लिखा है कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण हैं। सबसे पहला चरण था जिसे बोलते हैं आदिम साम्यवादी युग। दूसरा था दासता का युग, जब गुलाम बंद थे। तीसरा था जमींदारी युग यानी सामंती युग। चौथा था पूंजीपाती युग। पांचवा था समाजवादी युग, और यही धीरे धीरे परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा? साम्यवादी युग। हम पहले बोल दिए हैं कि समाजवाद और साम्यवाद इस चैप्टर का नाम है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे 1917 ईस्वी की रूस की महान क्रांति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाल्शेविक क्रांति कहते हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। आप लोग पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था। इसी बीच 1917 ईस्वी में रूस ने जर्मनी के साथ संधि करके युद्ध से क्या हो गया था? अलग हो गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीन वर्ग, पूंजीपतियों एवं जमींदारों के शक्ति का भी अंत कर दिया और किसानों की सत्ता को स्थापित किया था। इसने बाल्शेविक क्रांति ने। अब आगे लिखा है 1917 ईस्वी के बाद सिखों की क्रांति के क्या कारण थे? तो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, यानी जार निकोलस द्वितीय जो एक अयोग्य शासक था और वह निरंकुश था। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी रूस के जो किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसी तरह से मजदूरों की भी दयनीय स्थिति थी। औद्योगिकरण की समस्या, यानी कि वहाँ पे जो औद्योगिकरण हो रहा था वह सुचारू रूप से नहीं था। उसके अलावा वहाँ के शासक ने रूसीकरण की नीति अपनाई, यानी सभी को रूसी भाषा बोलने पढ़ने और रूसी संस्कृति को मानने के लिए विवश किया जा रहा था। इसी तरह से छठा जो घटना जो सबसे इंपोर्टेंट में से एक है, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और ये विदेशी घटना क्या क्या थी, अब हम इसको ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है कि क्रीमिया की युद्ध जापान से पराजित था 1905 की क्रांति, 1905 ईस्वी में जापान से छोटे से देश से रूस हार गया। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसी तरह से अब हम रूसी क्रांति में सबसे इम्पोर्टेंट एक घटना देखते हैं जिसको बोलते हैं खूनी रविवार। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दोनारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जो जार निकोलस द्वितीय था उसकी सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी उस दिन रविवार था इसलिए इसे क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। ये भी टॉपिक है, ठीक है, इसे जरूर याद करिए। फिर लिखा है मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत, यानी कि कब हुआ था? मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ था।
लिखा है 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड, जो वर्तमान लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता है, कि सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो नारे लगाए और अगले 8 मार्च को कपड़ा मिल मालिकों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी ने भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया, यानी कि खुली रविवार की तरह सैनिकों ने गोलियां नहीं चलाया। फिर लिखा है सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। अंततः विवश होकर के 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय क्या कर दिया, गद्दी त्याग दिया। इस तरह से रोमनो राजवंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ था। कहाँ? रूस में। फिर लिखा है बाद में बुर्जुआ सरकार क्या हो गई, गिर गई। केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। बाल्शेविकों ने इस सरकार को भी स्वीकार नहीं किया। अब इसमें एक और वर्ग आएगा, हम जिसे पढ़ेंगे सर्वहारा वर्ग। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं रूसी समाज दो वर्गों में बटा था। जो बहुमत वाला दल था उसे बाल्शेविक दल कहते हैं और जो अल्पमत वाला दल था उससे मेंशेविक दल थे, यानी बाल्शेविक दल ही टूट करके दो दल बना था। अब हम पढ़ते हैं बाल्शेविक क्रांति किसे कहते थे। इसी समय लेनिन का उदय हुआ। जार की सरकार ने लेनिन को निर्वासित कर दिया था, यानी राज्य से निकाल दिया था। जब रूस में मार्च 1917 की क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से रूस वापस पहुँच गया ना, तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया कि उनका नेता लेनिन वापस आ गया है। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अतः एक और दूसरी क्रांति अनिवार्य है। यानी जो मार्च में क्रांति हुआ था उसके बावजूद भी एक और क्रांति होगा नवंबर में, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद। क्या कि लेनिन ने 3 नारे दिया था, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन का नारा क्या था? भूमि, शांति और रोटी। फिर लिखा है लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया, यानी लेनिन का साथ दिया। ये दिन कब था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बाल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर के भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बाल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुई। यानी कि आपसे पूछेगा फरवरी क्रांति किसे कहते हैं, तो हमें मार्च वाली ये घटना लिखना पड़ेगा, 7 मार्च 1917 ईस्वी की घटना को। अगर आपसे पूछ देगा रूस की महान बाल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं या अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, तो ये घटना लिखना पड़ेगा, 7 नवंबर 1917 ईस्वी की घटना। इसी तरह से आगे लिखा है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि तथा प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। आपको पहले ही बोल दिए थे कि जर्मनी के साथ संधि किया गया और रूस का हो गया, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमणीय हमला कर दिया। विदेशी हमलों से रूस को बचाने के लिए ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन हुआ था। पूछेगा आपसे लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? रूस में ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस दल बनाया गया, संगठन बनाया गया, या अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह से लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में क्या रहा, सफल हो गया। यानी कि लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों ने मिलकर के क्या किया, आंतरिक और बाहरी आंदोलनों को कुचल डाला और सफलतापूर्वक रूस को स्वतंत्र घोषित करा लिए। आपसे यहाँ पे गुप्त पुलिस संगठन के बारे में चेका पूछता है, चेका क्या है, तो चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन है बनाया गया, या अचानक छापे मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी, तथा लेनिन ने इससे क्या कर दिया, आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल किया। अब हम पढ़ते हैं रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका। रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका। लेनिन ने शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। किसने किया? लेनिन ने किया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह कर दिया गया, यानी कि USSR कर दिया। इसका विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 में। चलिए अब हम देखते हैं लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकारी ने वोट देने का अधिकार दिया गया। बैंकों, परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सभी चीज़ राष्ट्रीय हो गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेनिन ने बाल्शेविक दल का नया नाम बदल करके साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। पूरी दुनिया में जहाँ भी साम्यवादी पार्टियाँ होती है उनका झंडा यही होता है, लाल झंडा और उस पर हंसिया और हथौड़े का फोटो। लिखा है इसने बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनः वितरित करके बांट दिया। लेनिन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया। पूछेगा नई आर्थिक नीति कब और किसने लागू किया, तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने लागू किया। और अब हम सिर्फ यही एक पॉइंट है जो पढ़ना है और इसी को पढ़ने जा रहे हैं, नई आर्थिक नीति।
नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें थी। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें थी। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित टैक्स लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसानों का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई है। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। जिस तरह विकेंद्रीकरण होता है उस तरह उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय का क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, यानी कि आयात के लिए कंपनी लगाने के लिए। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा की भी राजकीय एजेंसियां शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर यानी अलग अलग गांवों में पंचायतों में बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद से हम 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद की घटना को पढ़ते हैं। लिखा है कि स्टालिन 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई कि कौन अब वहाँ का शासक बने। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं की सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। किसकी? स्टालिन की। 1929 ईस्वी में ट्रॉट्स्की को निर्वासित कर दिया गया और 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता स्टालिन द्वारा नष्ट हो गई। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। तो पूछेगा आपसे भी ऑब्जेक्टिव, स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 1953 ईस्वी में। इसी तरह से आगे है रूसी क्रांति का प्रभाव। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। साम्यवादी विश्व बना और दूसरा बना पूंजीवादी विश्व। साम्यवादी दल का नेता था रूस और पूंजीवादी दल का नेता था अमेरिका। इसके पश्चात यूरोप में भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप में। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन कभी नहीं देखा गया था। फिर आगे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध उसकी शुरुआत हुई। आगामी 4 दशक 40 साल तक दोनों खेमों के बीच सशस्त्रों की होड़ चलती रही, यानी रूस और अमेरिका के बीच। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित पूंजी में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों बदले। इस क्रांति की सफलता ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में वैचारिक समर्थन प्रदान किया, यानी कि भारत की आज़ादी में भी रूस ने मदद किया। फिर आगे लिखा है शीत युद्ध। ये बहुत ही विविध टॉपिक में से एक है। यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था और दोनों के बीच एक सामरिक युद्ध होता है जिसे शीत युद्ध कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज लाइफ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।